व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो ग्रेट। तो गाइस आज जो मैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ाने वाला हूं सुपर्ब डिमांड में है, क्योंकि टाइट्रेशन से रिलेटेड वीडियोस रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में शायद किसी ने नहीं बनाए हैं, और अगर बनाए भी हैं तो उतना मजा नहीं आया है। और ये हमारी केमिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज साबित हो सकती है, ना सिर्फ जेई नीट स्कूल के लिए बल्कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स और आपके वाइवा वगैरह के लिए भी। तो गाइज आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी पेन उठा लो और अपनी सारी इधर उधर की बातें छोड़कर मेरे साथ में हेडिंग डालो, रेडॉक्स रिएक्शंस। हेडिंग डालो, redox reactions as the basis of titration. Redox reactions as the basis. Redox reaction as the basis for titration कर लो इसको। ऑफ टाइट्रेशन की जगह फॉर टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के लिए। थोड़ा सा बिंगरेजी आनी चाहिए वीडियो, वरना लोग बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं आती तेरे को। ठीक है लाडले बच्चों, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस टाइट्रेशन क्या होता है? आप लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा कि सर टाइट्रेशन करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर इस पे वीडियो भी बोलते हैं कि वो एक टाइट्रेटिंग फ्लास्क होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा। एक इस तरीके की हमारे पास में ब्यूरेट होती है, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट के मुंह पर यहाँ पर एक नॉब लगा हुआ होता है ना। फिर इसको एक स्टैंड पर लगा देते हैं, यहाँ पर इस पर कुछ मार्किंग होती है इस प्रकार से, है ना। फिर इसमें हम लोग एक सॉल्यूशन भर देते हैं। फिर नीचे हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क रख के हम इस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन को नीचे गिराते हैं, स्टर करते हैं, और फाइनली आपका जो रिजल्ट होता है वो लाइट पिंक कलर का आता है। यूजुअली अपने वो वीडियोस वगैरह में भी दिखाया गया होता है, बहुत सारे लोगों के वीडियोस इस पर टाइट्रेशन पे फनी वीडियोस बने हुए। तो लाइकवाइज ये चीज होती है टाइट्रेशन। नाउ गाइस टाइट्रेशन होता क्या है? एक्चुअली टाइट्रेशन का प्रिंसिपल है कि मान लीजिए अगर आप एक एसिड बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक एसिड बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं। सीधी सी भाषा में बोला जाए तो आप एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं। तो आपने मान लो अभी तक स्टोइचियोमेट्री में पढ़ा था कि अगर आप HCl की रिएक्शन NaOH के साथ कर रहे हो तो यहां पर स्टोइचियोमेट्री बताती है कि 1 मोल HCl के लिए आपको 1 मोल NaOH की जरूरत होती है। तब जाकर आपको NaCl और वाटर के 1-1 मोल दिखाई देते हैं, तब जाके आपको HCl और वाटर के 1-1 मोल दिखाई देते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? ना बोर्ड पर लिखना मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर इसको लिखना बहुत आसान होता है। भाई इसको बोर्ड पर तो मैंने लिख दिया कि हाँ इसके 1 मोल ले लो, इसके 1 मोल ले लो, सॉल्व कर दो। लेकिन लाडलो जब तुम लेबोरेटरी में जाओगे तो लेबोरेटरी में तो HCl तुमको बॉटल के अंदर भरा हुआ दिखेगा, NaOH तुमको एक डब्बे के अंदर, इस प्रकार का डब्बा होता है NaCl का, एक इस प्रकार के डब्बे के अंदर तुमको भरा हुआ दिखेगा। तो तुम कैसे इसकी रिएक्शन करोगे? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो अगर तुमको बॉटल के अंदर भरा हुआ है, डब्बे के अंदर भरा हुआ है, तो भी तुम इसकी क्वांटिटीज लेकर थोड़े बहुत कैलकुलेशन करके आप 1 मोल निकाल लोगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं आपसे कह दूं कि आपके पास में NaOH x मोल्स हैं, आपके पास में NaOH x मोल्स हैं और HCl 1 मोल है, यानी एक की क्वांटिटी नोन है और दूसरे की क्वांटिटी अननोन है, तब आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करोगे और मुझे कैसे बताओगे कि कितनी क्वांटिटी में NaCl बन रहा है और कितनी क्वांटिटी में वाटर बन रहा है? अभी तक आप स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेशन कर लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब यह जरूर बता दिया कि HCl तुम्हारे पास में 1 मोल है लेकिन NaOH तुम्हारे पास में x मोल्स है, यानी इसकी क्वांटिटी अननोन है। तब यहां पर आता है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में क्या करते हैं? हम एसिड या बेस में से
जो भी नोन होता है, यानी जिसकी मात्रा, जिसकी क्वांटिटी नोन होती है, हम उसका टाइट्रेशन मतलब रिएक्शन करते हैं उस दूसरे सब्सटेंस के साथ जिसकी क्वांटिटी अननोन है। मतलब अगर एसिड की क्वांटिटी नोन है तो बेस की क्वांटिटी अननोन रहेगी, या अगर बेस की क्वांटिटी नोन है तो एसिड की क्वांटिटी अननोन रहेगी। तो हम एक सब्सटेंस एसिड या बेस में से जो भी नोन है उसका टाइट्रेशन करते हैं उस एसिड और बेस के साथ जिसकी क्वांटिटी अननोन है, यानी एसिड नोन होगा तो बेस अननोन है। तो यहां पर अपन एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा एसिड नोन है और बेस की क्वांटिटी अननोन है, तो हम एक नोन क्वांटिटी वाले एसिड का टाइट्रेशन करते हैं एक अननोन क्वांटिटी वाले बेस के साथ। तब हमें क्या करना होता है कि हम ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, हम यहां पर लेट से हमने यहां पर एक बेस रख दिया, ये आपका कोनिकल फ्लास्क में मैंने बेस रख दिया, और यहां पर मैंने ब्यूरेट में से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड इसके अंदर गिराना चालू करा। तो एक ड्रॉप एसिड गिरा, तो जैसे ही एक ड्रॉप एसिड गिरेगा वो NaOH के साथ कंबाइन करेगा और NaCl NH2O बना लेगा। फिर एक ड्रॉप गिराया, फिर एक ड्रॉप गिराया, फिर एक ड्रॉप गिराया। ये रिएक्शन कब तक चलेगी? ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट NaOH पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। ये रिएक्शन कब तक चलेगी? ये रिएक्शन कोनिकल फ्लास्क में तब तक चलेगी जब तक आपका NaOH पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। भाई HCl तो आपने बहुत सारी मात्रा में ले लिया और आपको पता है कि ये 1 मोल HCl है। अब ये 1 मोल HCl भले तुमने 1 लीटर ले लिया हो, कोनिकल फ्लास्क में जो तुमको NaOH दिया उसकी मात्रा तो कम है, वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में, हमको क्वांटिटी पता नहीं है लेकिन लिमिटेड है। तो तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते जाओ, रिएक्शन होती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी, और उस पॉइंट को बोला जाता है एंड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर तुम्हारा NaOH, यानी जहां पर तुम्हारा अननोन सब्सटेंस फिनिश हो जाए, इसकी क्वांटिटी खत्म हो जाए। अब इसकी मात्रा खत्म हो गई, अब मतलब पूरी तरीके से NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl और H2O में बदल गया है। अब अगर आप एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी HCl की इसके अंदर गिराओगे तो अब आपके HCl के पास में NaOH नाम की चीज है ही नहीं। तो ये HCl अब अनरिएक्टेड फॉर्म में आपके सॉल्यूशन के अंदर, आपके बीकर के अंदर घूमता रहेगा। आ गई बात समझ में? लेकिन लफड़ा क्या है मेरे लाडलो, HCl और NaOH दोनों कलरलेस होते हैं, HCl और NaOH दोनों कलरलेस होते हैं। तो हमारे पास में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जो अपने कलर को बदल के हमें बता दे कि रुको रिएक्शन हो गई है। क्या करे? अपने कलर को बदल के हमें बता दे कि भाई साहब रिएक्शन ओवर हो गई है, अब आप आगे मत बढ़ो। तो अब हम यहां पर कुछ सूटेबल इंडिकेटर्स इसके अंदर मिला देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा फिनोल्फ्थेलिन, या आपने नाम सुना होगा मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थेलिन या मिथाइल ऑरेंज, ORANGE। मैं हमेशा बायोलॉजी वाला स्टूडेंट, इसलिए मैं ऑरेंज को ऑर्गेन लिख देता हूं, ऑर्गन बना देता हूं। तो आपने ये ड्रॉप डाला, इसके अंदर कुछ लिमिटेड अमाउंट में आपने इसके अंदर इंडिकेटर मिक्स कर दिया और रिएक्शन हो रही है। जब तक सॉल्यूशन में NaOH रहेगा तब तक HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अब रिएक्शन खत्म हो गई, अब आपका HCl पूरी तरीके से NaOH के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना चुका है। अब इसके अंदर NaOH खत्म हो गया, तो अब ये जो बचा हुआ अनरिएक्टेड HCl है, ये क्या करेगा? आपके इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये अनरिएक्टेड HCl आपके इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और इसकी वजह से आपका ये जो सॉल्यूशन है ये अपना कलर चेंज कर देगा। और जैसे ही आपके सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ, आप समझ जाओगे रुको, HCl ने इंडिकेटर के साथ रिएक्शन कर ली।
आपके HCl ने इंडिकेटर के साथ रिएक्शन कर दी, मतलब NaOH खत्म हो गया। कलर आया, मतलब रिएक्शन इंडिकेटर और HCl की हो गई, आपका NaOH यहां पर खत्म हो गया। दैट मींस रिएक्शन रुक चुकी है। तो अब आप क्या करो, आप बीकर में देख लो कि आपने शुरू में 1 लीटर HCl लिखा था, आपने इतना खाली कर दिया और अब यहां पर सिर्फ 0.5 लीटर HCl ही बचा है। मतलब आपने क्या करा, आपने 0.5 लीटर HCl का इस्तेमाल करा। तो स्टोइचियोमेट्री हमें क्या सिखाती है कि 1 मोल NaCl और 1 मोल HCl की जरूरत होती है। तो अगर 0.5 HCl लगा है तो 0.5 लीटर NaOH होगा। मतलब जो मात्रा कुछ देर पहले तुमको अननोन थी वो अब तुमको इस सॉल्यूशन से इस तरीके से पता चल गई। तो ये आपका प्रिंसिपल होता है। खैर ये मैंने आपको एक रफ अंदाजा दिया है, एक रफ आइडिया दिया है कि टाइट्रेशन बेसिकली करा कैसे जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, एक अननोन सब्सटेंस की क्वांटिटी एक नोन सब्सटेंस के मदद से इस प्रकार से टाइट्रेशन करके और इंडिकेटर का इस्तेमाल करके कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? इसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, जरा ध्यान से देख लो इसको। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन गाइस यहां पर हमारा जो मेजर टारगेट है वो रेडॉक्स रिएक्शंस का है। समझ रहे हो? यहां पर हम लोग जो मेजरली बात करेंगे वो रेडॉक्स रिएक्शंस की करेंगे। तो गाइस रेडॉक्स रिएक्शन में हमें एसिड बेस टाइट्रेशन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। भाई एसिड बेस टाइट्रेशन अलग तरीके की चीज है, एसिड बेस टाइट्रेशन एक अलग चीज है। लेकिन हमारा मेजर फोकस किस पर है? हमारा मेजर फोकस होना चाहिए रेडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर, क्योंकि हम लोग यूजुअली लेबोरेटरी लेवल पर भी रेडॉक्स टाइट्रेशन ही करते हैं। तो सर एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन में फर्क है? हाँ, एसिड बेस टाइट्रेशन में एक एसिड बेस के साथ और एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव आ जाता है। तो बेसिकली यहां पर रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, हम एक सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर उसकी क्वांटिटी नोन है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं एक ऐसे सब्सटेंस के साथ जो इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जिसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, और उसकी क्वांटिटी अगर अननोन है तो हम सेम मेथड से, हम सेम टाइट्रेशन मेथड से एक नोन सब्सटेंस की क्वांटिटी का इस्तेमाल करके अननोन सब्सटेंस की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि अगर आपका एक सब्सटेंस जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। आपके रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। अगर इसकी क्वांटिटी अगर आपके पास में नोन है, जैसे मान लो ये आपके पास में 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन एक ऐसे सब्सटेंस के साथ करते हैं जो इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिड्यूस होकर अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह प्रेजेंट करे। और इसकी क्वांटिटी अगर अननोन है तो हम इस नोन वाले का टाइट्रेशन इस अननोन वाले के साथ करके इसकी क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। या तो अगर आपके रिड्यूसिंग एजेंट की क्वांटिटी अननोन है तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर देंगे विथ नोन क्वांटिटी। लेट्स से इसकी क्वांटिटी 0.5 मोलर है, तो हम इसका ट्रीटमेंट इसके साथ करके इसका टाइट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टाइट्रेशन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करके इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे वहां पर हम लोग एसिड का बेस के साथ करके या बेस का एसिड के साथ करके अननोन वाले की क्वांटिटी निकाल रहे थे, ठीक उसी तरह रेडॉक्स रिएक्शन में आप रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रीटमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करके अननोन वाले की मात्रा निकाल सकते हो, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रीटमेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करके उसकी मात्रा निकाल सकते हो। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को बात? So such reactions are called as, such titrations are called as redox titration। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि कोई भी अगर एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कोई भी अगर एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर ऑक्सीडाइज जो हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर उसकी मात्रा तुम्हारे पास में है
तो जो रिड्यूस हो रहा है आप उसकी मात्रा निकाल सकते हैं टाइट्रेशन मेथड से। वही ब्यूरेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भर दो, कोनिकल में रिड्यूसिंग एजेंट को डाल दो। ब्यूरेट में हमेशा उसको भरना जिसकी मात्रा नोन है, और नीचे कोनिकल में हमेशा उसको रखना जिसकी मात्रा अननोन है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की मात्रा पता है तो ब्यूरेट में रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, कोनिकल फ्लास्क में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मात्रा पता है तो ब्यूरेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा और कोनिकल फ्लास्क में रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में रिड्यूसिंग एजेंट की मात्रा आपको पता है, तो आपने क्या करा, इस ब्यूरेट के अंदर आप लोगों ने क्या करा, रिड्यूसिंग एजेंट भर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा आपको पता है। तो सर इससे क्या होगा, ब्यूरेट हमें यह बताकर देगा कि आपने कितना ml, कितना मिलीलीटर आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है। और कोनिकल में आप क्या रख दीजिए, कोनिकल में आप क्या रख दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी मात्रा आपको अननोन है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रीटमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक ड्रॉप रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिला, रिएक्शन हुई, कुछ बना, आगे बढ़े। फिर आपने एक ड्रॉप और गिराया, तो ऐसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। यह चीज कब तक चलेगी, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप रिएक्शन कब तक करते जाओगे, जब तक इस कोनिकल फ्लास्क में भरा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खत्म ना हो जाए, यानी इसकी क्वांटिटी फिनिश ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। जैसे पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खत्म हो गया, अब आपका रिड्यूसिंग एजेंट का अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट का एक ड्रॉप भी इस कोनिकल फ्लास्क में गिराओगे, वो एक ड्रॉप भी अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खत्म हो गया। वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, किसी के साथ नहीं कर पाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका एंड पॉइंट। अब ये एंड पॉइंट के बेसिस पर आप बता दोगे कि भैया इतने मात्रा में रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हुआ, पहले हमने इतनी मात्रा ली थी, मान लो हम लोगों ने 100 ml लिया था, अब 80 ml बचा, मतलब हम लोगों ने 20 ml का इस्तेमाल किया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास में कितना है, हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? कोई बड़ी चिंता करने वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। अगर यहां तक चीज पकड़ ली है तो आप लोगों को रेडॉक्स टाइट्रेशन और टाइट्रेशन के बारे में सब चीज पता चल गई। एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ में, ताकि मैं फिर इंडिकेटर की तरफ चल सकूं। पॉइंट नंबर 1, आप टाइट्रेशन क्यों करते हो? एक अननोन सब्सटेंस की क्वांटिटी को जानने के लिए आप एक नोन सब्सटेंस के साथ उसकी रिएक्शन करते हो। यह रिएक्शन चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, कब तक? जब तक कि एंड पॉइंट ना आ जाए। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क में मौजूद अननोन सब्सटेंस की क्वांटिटी जब खत्म हो जाती है और ब्यूरेट में भरे हुए नॉन सब्सटेंस का एक बूंद भी जब कोनिकल फ्लास्क में एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके कलर बदल देता है और आपको दिख जाता है कि एंड पॉइंट आ गया है। तो ब्यूरेट में जो नॉन मात्रा वाला सॉल्यूशन है, आपने उसका कितना ml इस्तेमाल किया, उसकी क्वांटिटी लेकर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जो अभी हम लोग यहां पर नहीं सीख रहे हैं। वो कैलकुलेशन आप प्रैक्टिकल्स में सीखते हो, लेकिन वो सिंपल होते हैं, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के ऊपर होते हैं, बहुत ईजी होते हैं वो। तो वो सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके, उसकी मात्रा का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप अननोन वाले की क्वांटिटी का पता कर सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? ग्रेट। अब गाइस, रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपके पास में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है आपका सेल्फ इंडिकेटर्स। जो पहला टाइट्रेशन होता है उसमें, जो रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है उसमें जो पहला इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो वो होता है सेल्फ इंडिकेटर। गाइस, इंडिकेशन की क्या जरूरत है या इंडिकेटर्स की क्या जरूरत है? यही तो आपको बताएंगे कि रिएक्शन खत्म हो गई है, रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया है, आपको यही तो बताएगा, वरना और कौन बताएगा कि रिएक्शन अपने एंड पॉइंट पर पहुंच गई है। तो रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया, ये इंडिकेटर बताएगा। तो कोई भी रेडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हो, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो,
तो इसमें रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया है, मतलब तुम्हारी रिएक्शन खत्म हो गई है, अब तुम रुक जाओ, अब तुम कैलकुलेशन कर लो। ये कौन बताएगा? इंडिकेटर। तो पहला इंडिकेटर कौन सा होता है मेरे लाडले बच्चों? सेल्फ इंडिकेटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडिकेटर? जो खुद ब खुद इंडिकेटर हो, जो अपने आप इंडिकेटर हो। और यहां पर आपका बेस्ट इंडिकेटर होता है KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट, जिसका कलर क्या होता है? वॉयलेट कलर होता है। तो जब आप लोग MnO4 नेगेटिव का ट्रीटमेंट, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, आप इसका ट्रीटमेंट Fe डाई पॉजिटिव के साथ करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि ये Fe डाई पॉजिटिव, Fe ट्राई पॉजिटिव में देखो ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ा दो और MnO2 बना दो, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दो। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि ये प्रोडक्ट बनेगा? देखो मेरी बात समझना भाई, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी +7 है, एंड +7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। मतलब एक बात बताओ, एक इंसान अपने पीक पर पहुंच गया, टॉप पर पहुंच गया, अब उसको नीचे ही आना है, क्योंकि उसमें घमंड आ जाता है कि अब मेरे अलावा यहां पर कोई नहीं है, मैं सबको पढ़ा दूंगा, मैं सबको कर दूंगा, मैं तो बेटा नीचे आएगा। तो ये जो आपका +7 है, अब इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता, तो आपको इसको कम करना पड़ेगा। और ये नहीं, इसने अभी अभी स्टार्ट किया है, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, ये बोलता है कि नहीं मैं सबको पढ़ाऊंगा और आप लोग भी पढ़ाइए, हम सब मिलके पढ़ाएंगे, तो ये हमेशा ग्रो करेगा। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन और मैग्नीज का हुआ आपके रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। अब मान लो आपने इसको रखा ब्यूरेट में और आपने इसको रखा फ्लास्क में, तो आप एक एक ड्रॉप करके पोटेशियम परमैग्नेट की इसके अंदर ड्रॉप मिलाते जाओगे, मिलाते जाओगे, मिलाते जाओगे। या मान लो आपने इसको रखा फ्लास्क में, आपने इसको रखा फ्लास्क में और आपने इसको रखा ब्यूरेट में। अब फ्लास्क में, क्योंकि अभी पूरी तरीके से पोटेशियम परमैग्नेट होने की वजह से इस फ्लास्क का कलर अभी पूरा वॉयलेट होगा। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अभी कौन से कलर का होगा? वॉयलेट कलर का होगा। और वॉयलेट कलर क्यों होगा? क्योंकि अभी इस फ्लास्क के अंदर MnO4 नेगेटिव भरा है। अब आपने इसके अंदर एक बूंद Fe डाई पॉजिटिव मिलाया, रिएक्शन हुई, MnO4 नेगेटिव का एक मॉलिक्यूल MnO2 में बदल गया। MnO2 का कलर इज नॉट वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर का नहीं होता, इनफैक्ट ये लाइट पिंक कलर का होता है, समवॉट इट इज लाइट पिंक। फिर आपने एक बूंद मिलाया, इससे फिर MnO2 में बदल गया। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि Fe डाई पॉजिटिव मिलाते जाने की वजह से MnO4 की मात्रा कम हो रही है। MnO4 की मात्रा कम हो रही है, क्यों? क्योंकि वो MnO2 में बदलता जा रहा है। तो धीरे धीरे आपके इस फ्लास्क में वॉयलेट कलर जो होगा वो लेस एंड लेस होता जाएगा, एंड जैसे ही आपका एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट पर वॉयलेट कलर खत्म हो जाएगा, एंड पॉइंट पर वॉयलेट कलर जो है वो खत्म हो जाएगा, वॉयलेट कलर डिसअपीयर हो जाएगा पूरी तरीके से, एंड लाइट पिंक कलर आपको अपीयर हो जाएगा, लाइट पिंक कलर दिखने लगेगा। मतलब कि आपका एंड पॉइंट आ गया है, मतलब MnO4 नेगेटिव की मात्रा पूरी तरीके से ओवर हो गई है, रिएक्शन रुक चुकी है। अब आप Fe डाई पॉजिटिव मिलाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि MnO4 तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मतलब आपकी रिएक्शन रुक गई। और यहां पर वॉयलेट कलर आपके रिएक्टेंट का ही है, आपका रिएक्टेंट ही कलर दे रहा है, मतलब आपको बाहर से कोई एडिशनल, कोई नया इंडिकेटर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके इंडिकेटर ने ही अपने कलर को चेंज करके बता दिया कि मैं तो गयो ठाकुर तो गियो। मतलब इसने बोला कि अगर मेरा कलर लाइट होता जाए और एक वक्त के बाद खत्म हो जाए, समझ जाओ मैं खत्म हो गया। तो अगर इस प्रकार का टाइट्रेशन हो रहा है तो रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो MnO4 नेगेटिव ने पोटेशियम परमैग्नेट को यहां पर सेल्फ इंडिकेटर भी कहा जाएगा। मतलब पोटेशियम परमैग्नेट का रिडक्शन हो रहा है, मतलब
पोटेशियम परमैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है और इसको सेल्फ इंडिकेटर भी कहा जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ इंडिकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्की बात, 100% क्लियर? नोट करो। हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या आप लोगों को सेल्फ इंडिकेटर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आता है इंटरनल इंडिकेटर्स। दूसरा टाइप होता है मेरे प्यारे बच्चों इंटरनल इंडिकेटर्स। इंटरनल इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको इंटरनली एक इंडिकेटर को ऐड करना होता है। यू हैव टू ऐड एन इंडिकेटर इन द रिएक्शन मीडियम। रिएक्शन मीडियम में आपको एक एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करना होता है। एंड मैं आपको बता दूं, रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूजुअली आपको फिनाइल डायअमाइन आपको यूजुअली इसको यूज करना होता है। यूजुअली इसका 0.1% सॉल्यूशन इस्तेमाल करना होता है। 0.1% सॉल्यूशन आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, दैट इज फिनाइल डायअमाइन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? नाउ ऐसा क्यों? जैसे मान लो यहां पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो Fe डाई पॉजिटिव का Cr2O7 के साथ, K2Cr2O7। नाउ दिस इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। वैसे तो इसका कलर ऑरेंज होता है, तो जब ये इस Fe डाई पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है तो इस पर कितना चार्ज होता है? +6। तो यहां पर क्रोमियम बदल जाता है 3 पॉजिटिव के अंदर और आयरन को बदल देता है +3 के अंदर। यहां पर अभी आपके सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा। यहां पर अभी आपके सॉल्यूशन का कलर क्या रहेगा? ग्रीन कलर रहेगा। अब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो आयरन है, आपका आयरन जो है यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और क्रोमियम यहां पर क्या कर रहा है? खुद का रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पर आपने इसको भरा ब्यूरेट में क्योंकि ये नोन है, और आपने इसको भरा कोनिकल फ्लास्क में क्योंकि अननोन है। एक बूंद इसमें मिलाई, ये बना। फिर एक बूंद इसमें मिलाई, ये बना। फिर एक बूंद मिलाया, ये बना। ऐसे करते करते आप मिलाते गए। कब तक? जब तक ये कोनिकल फ्लास्क वाला वही अपना रेगुलर डायलॉग खत्म ना हो जाए। अब जैसे ही कोनिकल फ्लास्क में ये पूरी तरीके से खत्म होगा, जैसे ही कोनिकल फ्लास्क में आपका Fe डाई पॉजिटिव सॉल्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप, जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा ड्रॉप इस पोटेशियम परमैग्नेट की, नहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, यानी K2Cr2O7 की, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखते हैं, यहाँ पर डाई नेगेटिव लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं K2 लिख दूं, K2Cr2O7, तो डाई नेगेटिव हट जाएगा। समझ रहे हो? जैसे ही एक्स्ट्रा ड्रॉप डालोगे, ये रिएक्ट कर जाएगा आपके इंडिकेटर के साथ, और आपको एक डार्क और वी कैन से इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन, एक इंटेंस ब्लू कलर आपको दिखाई देने लगेगा। और जैसे इंटेंस ब्लू कलर दिखाई देने लग जाए, आप समझ जाइए रिएक्शन का क्या हो गया? एंड पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब आपके Cr2O7 डाई नेगेटिव ने ऑक्सीडेशन कर दिया किसका? इंडिकेटर का। मतलब आपका जो इंडिकेटर है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इस वजह से इंडिकेटर ने अपना कलर क्या दिखाने लग गया? इंडिकेटर अपना कलर दिखाने लग गया आप लोगों को डार्क ब्लू। तो अभी तक तो आपका सॉल्यूशन ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा था, लेकिन क्या हुआ? अगर रिएक्शन रुक जाती, जैसे मान लो जब Fe डाई पॉजिटिव खत्म हो जाता और आप एक्स्ट्रा Cr2O7 डालते रहते, तो सॉल्यूशन का कलर हरा ही रहता, सॉल्यूशन के कलर में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहां पर पोटेशियम परमैग्नेट जैसा सेल्फ इंडिकेटर नहीं कि जब पोटेशियम परमैग्नेट खत्म हो गया तो सॉल्यूशन का कलर भी वॉयलेट से हट गया। यहां पर तो ये ग्रीन कलर प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है।
तो भैया आपके सॉल्यूशन में, आपके कोनिकल फ्लास्क में प्रोडक्ट तो रहेगा, और अगर प्रोडक्ट रहेगा तो आपको ग्रीन कलर तो पक्का दिखना है। अब आप ये कितना भी मिलाते जाओ भाई, ये एक्स्ट्रा रहेगा, पड़ा रहेगा, प्रोडक्ट के साथ में इसका अब कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो आपको ग्रीन कलर तो दिखाई देगा। तो अब क्या करें, एंड पॉइंट कैसे पता लगाएं, तो उसमें इंडिकेटर डाल दो। कौन सा इंडिकेटर, फिनाइल डायमाइन। अब ये इंडिकेटर का क्या होगा, इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा इंडिकेटर है 0.1%। जैसे ही एक्स्ट्रा ड्रॉप आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट की डाली, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो खुद रिड्यूस हो गया और आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, आपके इंडिकेटर का ही ऑक्सीडेशन कर देगा। ये बोलेगा इंडिकेटर पहले तू ऑक्सीडाइज हो। तो जैसे इंडिकेटर का ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, सॉल्यूशन का कलर ब्लू होने लगेगा। अब ग्रीन कलर हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्लू कलर ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा डार्क है, तो अब आपको सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखाई देने लगेगा। आप बोलोगे रुको 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 रुको, सॉल्यूशन में ब्लू कलर आ गया, रिएक्शन खत्म, रिएक्शन खत्म। तो ये आपको एंड पॉइंट के बारे में इस प्रकार बताएगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका इंटरनल इंडिकेटर। स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलेगा, इस तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इज द स्टार्च इंडिकेटर। गाइस इस स्टार्च इंडिकेटर की मैं क्या बात कहूं, इस पर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं जेईई नीट के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अगर आपने स्टार्च इंडिकेटर पढ़ लिया तो आपने सब कुछ पढ़ लिया। जो मैं बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा। दैट इज योर स्टार्च इंडिकेटर। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, स्टार्च इंडिकेटर बनाया कैसे जाता है। पटेटो या राइस को जब आप बॉईल करते हैं तो एक सफेद सफेद कलर का सब्सटेंस उससे निकलता है। आप देखना, चावल उबालोगे तो ऊपर सफेद सफेद कलर का एक प्रेसिपिटेट टाइप डेवलप हो जाएगा। इसको निकाल के अगर आप आपके 10 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और फिर इसको डिस्टिल वाटर से 100 ml तक मेकअप कर देंगे, डिस्टिल वाटर से अगर आप इसको 100 ml तक मेकअप कर देंगे तो बन गया आपका स्टार्च इंडिकेटर। बहुत बढ़िया स्टार्च इंडिकेटर बन गया। इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टार्च इंडिकेटर का इस्तेमाल क्यों होता है, स्टार्च इंडिकेटर की यूटिलिटी क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। इट कैन अब्सॉर्ब, स्टार्च इंडिकेटर का काम क्या होता है, इट कैन अब्सॉर्ब द आयोडीन रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन एंड गिव्स इंटेंस ब्लू कलर। मतलब जब कभी भी आपके आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन हो रही होगी तो ये आयोडीन गैस को, क्योंकि आयोडीन गैस के फॉर्म में निकलती है, ये उसको अपनी रिएक्शन में अब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब रिएक्शन चेंबर के बाहर नहीं भागने देता, ये उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। और जब ये अब्सॉर्ब करता है, खुद से चिपका लेता है, तो ब्लू कलर ये दिखाने लग जाता है। दैट इज व्हाई स्टार्च इंडिकेटर इज यूज्ड। गाइस स्टार्च इंडिकेटर दो तरीके के प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। पहला कहलाता है आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री क्या होता है समझते हैं। जब कभी भी आपका आयोडीन आई नेगेटिव फॉर्म में होगा और आप इसका ट्रीटमेंट कॉपर के साथ कर देंगे, जब आप इसका ट्रीटमेंट कॉपर के साथ कर देंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बन जाएगा Cu2I2 और आयोडीन नाम की गैस बाहर निकलेगी। बाद में ये Cu2I2, यहां पर 2 कॉपर लगाने पड़ेंगे मुझे। बाद में ये Cu2I2 के 2 मोल्स यहां पर आपको Cu2I बनाकर देंगे और आपका और आयोडीन नाम का गैस बाहर निकालेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में
आप लोगों ने क्या देखा कि आपका आयोडीन जिस पर -1 चार्ज था अब वो 0 चार्ज पर चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब यहां पर आपके आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर इस प्रोसेस को दैट व्हेन I negative is oxidized by copper, when I negative is oxidized by copper into iodine, the solution becomes इंटेंस ब्लू इन कलर, सॉल्यूशन इंटेंस ब्लू कलर में बदल जाएगा, विच इंडिकेट्स क्या इंडिकेट कर रहा है, एंड पॉइंट। मतलब यहां पर जब आपका आयोडीन पूरी तरीके से बन जाएगा तो जब आप इस रिएक्शन को लिखेंगे तो इस रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 4I नेगेटिव प्लस इस पूरी रिएक्शन में क्या बन रहा है, 2 2 4 2 6 6, तो इसमें काम करो 6I नेगेटिव लिख दो, इसमें से 2I नेगेटिव बाहर जा रहे हैं और एक 2 मोल्स ऑफ Cu2I बन रहा है, और यहां पर आप 2 2 4 मोल्स ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव ले लो। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो रही है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में आपको जो आयोडीन निकल रहा है, ये आयोडीन जब निकलेगा तो आपका स्टार्च इसे अब्सॉर्ब करेगा और इंटेंस ब्लू कलर देने लग जाएगा। और आयोडीन कब निकलेगा, जब रिएक्शन खत्म हो चुकी होगी, जब ये पूरी तरीके से I नेगेटिव पूरी तरीके से आयोडीन में बदल जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी, आपको ये ब्लू कलर देने लग जाएगा। एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज आयोडोमेट्री। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज आयोडोमेट्री। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आयोडोमेट्री। क्या ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपका आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा इनटू I2, जब आपका आयोडाइड का, इनफैक्ट सॉरी दिस इज आयोडाइड, तो जब आपके आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होगा आयोडीन में, ये आयोडीन स्टार्च सॉल्यूशन अब्सॉर्ब करेगा और आपको ब्लू कलर देगा, विच मींस रिएक्शन रुक चुकी है एंड यहां पर आपकी आयोडोमेट्री हो चुकी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज अगर अच्छे तरीके से क्लियर हो गई तो अब आपको दूसरी चीज और आराम से क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर आयोडोमेट्री सीखने के बाद हम लोग आयोडीमेट्री की तरफ चलते हैं। अब यहां पर हम किसकी तरफ चलते हैं, आयोडीमेट्री की तरफ। आयोडीमेट्री, डीमेट्री, डी 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 मतलब नीचे, डो ओ मतलब ऊपर। तो ओ जब आयोडो लगाया था, आयोडो, डो में थोड़ा वर्ड ऊपर जा रहा है, आयोडो, तो आयोडो में आपका आयोडीन क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज। अब आयोडी ई मतलब रिड्यूस, रिड्यूस, समझ रहे हो कैसे याद करना है? आयोडो, आयोडो, डो मतलब ओ मतलब ऑक्सीडाइज, एंड आयोडी ई यानी रिड्यूस, रिड्यूस। समझ गए? अरे वाह, कितनी मस्त ट्रिक बताई सर, मजा आ गया। हा और मजा ला दिया। चोमू को क्या समझ में आया कि नहीं? चोमू तू देख रहा है या नहीं? तो जब आपका आयोडीन मान लो H2O3 डाई नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2I नेगेटिव में बदल रहा है, और यहां पर ये बन रहा है, इस पर कितना चार्ज होगा, 3 2 6 4, तो ये SO4 डाई नेगेटिव में बदल जाए, चलो लेट से +6 में, तो यहां पर इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन आयोडीन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो जब आपका आयोडीन रिड्यूस हो जाता है सॉरी, तो जब आपका
आयोडीन आई नेगेटिव से, सॉरी I2 से आपका आयोडीन सॉरी आयोडाइड में जब ये रिड्यूस हो जाता है तो यहां पर क्या होता है, आप लोग सब जानते हो कि अभी इसके अंदर हम लोगों ने स्टार्च इंडिकेटर मिला रखा है। तो स्टार्च इंडिकेटर में रिएक्टेंट साइड आयोडीन होने की वजह से अभी आपके सॉल्यूशन का कलर इंटेंस ब्लू था, लेकिन धीमे 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 क्या हुआ, आयोडीन आयोडाइड में टूट गया, आयोडीन आयोडाइड में टूट गया और स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू कलर कब देता है, जब आयोडीन I2 के फॉर्म में हो। आयोडाइड के फॉर्म में ब्लू कलर फेड होने लग जाता है, ब्लू कलर स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, और जब ब्लू कलर पूरी तरीके से व्हेन कंप्लीटली डिसअपियर्ड, व्हेन ब्लू कलर कंप्लीटली डिसअपियर्ड, व्हेन कंप्लीटली डिसअपियर्स, हम क्या इंडिकेट करेंगे, हम इंडिकेट करेंगे एंड पॉइंट आ चुका है। हम क्या इंडिकेट करेंगे कि मेरे लाडले बच्चों का एंड पॉइंट आ चुका है। तो आयोडीमेट्री में आयोडीन का रिड्यूस होगा, आयोडीन का रिडक्शन होगा और ब्लू कलर डिसअपियर होगा। एंड आयोडोमेट्री में आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीडेशन होगा और ब्लू कलर आपको दिखाई देने लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गाइज यही थी पूरी कथा आपके टाइट्रेशंस की। तो इन दिस वीडियो मैंने आपको टाइट्रेशन पूरा डिटेल में और अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप मजा आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग बची हुई चीजों की बात करेंगे और चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और मेरे ख्याल से अगले वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।